बहुत बड़े से जंगल में एक छोटा सा घोंसला था जिसमें रानी चिड़िया, उसके पति बिल्लो चिड़ और उनकी बेटी गुड़िया रहती थी। रानी चिड़िया मेहनती थी। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ जाती, दाने चुगने, गुड़िया के लिए खाना लाने और नए तिनके ढूंढने। बिल्लो थोड़ा आलसी था पर बहुत प्यारा था। जब रानी बाहर जाती तो वो गुड़िया के पास बैठकर उसे कहानी सुनाता, गाना गाता। एक दिन रानी ने बिल्लो से कहा, सुनो जी, अब गुड़िया बड़ी हो रही है, हमें उसके लिए एक मजबूत घोंसला बनाना होगा। ये डाल अब पुरानी हो गई है, कभी भी टूट सकती है। बिल्लो ने पंख फड़फड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो रानी, मैं कल से ही नया घोंसला बनाने लगूंगा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, कल कल कर करते बहुत दिन बीत गए बिल्लो, अब काम शुरू करो। गुड़िया अब उड़ने की कोशिश कर रही है, अगर डाल हिल गई तो गिर जाएगी। बिल्लो ने सिर हिलाया पर अंदर से सोचा, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है, और फिर वो धूप में पंख फैलाकर बैठ गया। दोपहर होते होते आकाश में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। रानी घबराई हुई उड़ती हुई आई। उसकी चोंच में कुछ दाने थे, लेकिन घोंसले तक पहुंचते पहुंचते वो सारे दाने गिर गए। गुड़िया कहाँ है? रानी ने चिल्लाया। गुड़िया मेरे पंखों के नीचे है, बिल्लो बोला, पर उसके स्वर में भी डर था। घोंसले के तिनके उखड़ने लगे थे। रानी ने अपने पंखों से घोंसले को थाम लिया, गुड़िया को अपने सीने से चिपका लिया। बरसात की उस रात रानी और बिल्लो ने किसी तरह गुड़िया को संभाल लिया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा उनका आधा घोंसला टूट चुका था। अगली सुबह रानी ने बिना कुछ कहे उड़ान भरी। वह तिनके, सूखी घास और धागे ढूंढने निकल गई। गुड़िया ने बिल्लो से पूछा, पापा मम्मी रोज इतनी मेहनत क्यों करती हैं? बिल्लो ने प्यार से कहा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी बहुत हिम्मती है गुड़िया, वो चाहती है कि हमारा घर फिर से बन जाए। रानी दिन भर मेहनत करती रही। शाम तक उसने सारा सामान जुटा लिया। बिल्लो ने इस बार सच में मदद की। दोनों ने मिलकर नया घोंसला बनाना शुरू किया। धीरे धीरे डाल पर फिर एक सुंदर मजबूत घर बन गया, पहले से भी बेहतर। गुड़िया खुशी से चहकने लगी। कुछ हफ्ते बाद गुड़िया के पंख बड़े हो गए थे। अब वह घोंसले की सीमा पार कर पेड़ की दूसरी डाल पर जाने लगी थी। रानी बोली, अब वक्त आ गया गुड़िया कि तुम उड़ना सीखो। गुड़िया डर गई। हाँ, मैं गिर जाऊंगी। रानी मुस्कुराई, गिरना ही उड़ने की पहली सीढ़ी है मेरी प्यारी। बिल्लो ने भी हौसला बढ़ाया, मैं नीचे रहूंगा, अगर तुम गिरो तो मैं पकड़ लूंगा। रानी ने गुड़िया को हल्के से धक्का दिया। पहले तो गुड़िया नीचे की ओर झूल गई, लेकिन फिर पंख फैलाए और हाँ, वो उड़ गई। थोड़ी देर में वो वापस लौट आई, डर के साथ मगर गर्व से भरी। रानी ने उसे सीने से लगाया। देखा, डर सिर्फ मन में होता है। एक दिन की बात है, तीनों दाना खा रहे थे अपने घोंसले में। तभी उन्हें एक सनसाहट सुनाई दी। वो ध्यान नहीं दिए, पर वो फिर से सुनाई दी। इस बार रानी बोली, बिल्लो देख तो क्या है नीचे हमारे घोंसले के बाहर। बिल्लो ने देखा कि एक काली बिल्ली हमारे घोंसले पास आ रही है। शायद वह हमारे घोंसले के अंदर आने का सोच रही है। बिल्लो ने तुरंत देखा और रानी को बताया कि बाहर एक बिल्ली है जो हमारे घर के बाहर है और हमारे घर आने का सोच रही है। गुड़िया डर गई, लेकिन रानी की आवाज में जो दृढ़ता थी उसने उसे उड़ने की हिम्मत दी। बिल्लो नीचे उड़कर बिल्ली के सामने फड़फड़ाने लगा ताकि उसका ध्यान हट जाए। बिल्ली ने बिल्लो की ओर झपटा, पर तभी रानी तेजी से नीचे आई और अपनी चोंच से बिल्ली की आंख पर वार कर दिया। बिल्ली दर्द से तड़प उठा और नीचे गिर गया। बिल्लो भी घायल हुआ था, पर उसने गुड़िया की ओर देखकर मुस्कुराया। देखा ना, तुम्हारी माँ कितनी बहादुर है। इस तरह से तीनों एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। छोटी सी प्यारी चिड़िया थी जिसका नाम था टोपी। वह हर सुबह खुशी खुशी गाना गाती थी और आसमान में उड़ते उड़ते नए फूलों, पेड़ों और जगहों को देखती थी। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। टोपी घबरा गई। उसकी छोटी सी पंखों वाली देह ठंडी हो रही थी। वह उड़ते उड़ते एक बड़े पेड़ की टहनी के नीचे जाकर बैठ गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो टहनी भी उसे ढंग से नहीं बचा पा रही थी। उसी वक्त वहां एक बूढ़ा समझदार कौआ आया। उसके पंख बड़े और मजबूत थे। उसने चिड़िया को कांपते देखा और बोला, डरो मत छोटी चिड़िया, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ,
मैं तुम्हें बारिश से बचा लूंगा। टोपी धीरे धीरे उसके पास गई। कौए ने अपने बड़े पंख फैलाए और उसे पूरी तरह ढक लिया। अब टोपी सुरक्षित महसूस कर रही थी। बारिश बाहर गिर रही थी, लेकिन वह दोनों बिल्कुल भीगे नहीं। बारिश लगभग 1 घंटे बाद रुक गई। टोपी ने कौए से कहा, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? धन्यवाद की जरूरत नहीं। दुनिया तभी अच्छी बनती है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। परीलोक में एक परी थी, नित्या। वो सब परियों से थोड़ी अलग थी। बाकी परियां बादलों पर उड़ती, फूलों पर खेलती या इंद्रधनुषों में लुका छिपी करती, पर नित्या का दिल तो बस नृत्य में बसता था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण परीलोक के झरनों पर चमकती, नित्या अपने पंख फैलाकर नाचने लगती। उसके पंखों की चमक से आसमान में रंग बिखर जाते और हर फूल उसकी ताल पर झूम उठता। इंद्रदेव तक कहते, परी नहीं, संगीत की आत्मा है महल। लेकिन एक दिन नित्या ने देखा कि नीचे धरती लोक में बच्चे नाच रहे हैं। कोई देख रहा था, कोई हाथों से ताल दे रहा था। उनकी आंखों में जो खुशी थी, वो परीलोक की चमक से भी ज्यादा सच्ची लगी। नित्या मुस्कुराई और सोची, अगर ये बच्चे इतना आनंद पा सकते हैं, तो मैं भी धरती पर जाकर उन्हें अपना नृत्य सिखाऊंगी। धरती पर आते ही नित्या ने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ कितना अलग है। पत्तों की खुशबू, हवा की नमी और मिट्टी की महक, सब नया था मगर सुंदर था। वो एक छोटे से गांव के पास उतरी, सूरजपुर। वहां के बच्चे जब उसे देखे तो हैरान रह गए। नीले परिधान में सुनहरी पंखों वाली मुस्कुराती हुई एक परी। बच्चे भागकर बोले, दीदी आप कौन हो? मैं परी हूँ, पर डरना नहीं, मैं तुम्हें नृत्य सिखाने आई हूँ। बस वहीं से सूरजपुर में नृत्य का जादू शुरू हो गया। हर सुबह सूरज निकलते ही नित्या बच्चों को एक पेड़ के नीचे जमा करती। वो बांसुरी बजाती और सब ताल पर नाचते। धीरे धीरे गांव के बड़े भी आने लगे और पूरा सूरजपुर एक नृत्य का गांव बन गया। नित्या बच्चों को सिखाती नृत्य सिर्फ शरीर की हरकत नहीं, आत्मा की भाषा है। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी आत्मा भी मुस्कुराती है। सब उसे प्यार करने लगे, पर हर जगह सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक चुड़ैल ने इस परी को चुपके से देख लिया और उसने सोचा कि अगर ये परी की ताकत मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत बलवान बन जाऊं। तभी परी बैठी हुई थी और चिड़िया को देख रही थी। वह खुले आसमान का आनंद ले रही थी। और चुड़ैल एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर नित्य के पास चली गई और बोली, दीदी, क्या मैं आपकी जादू की छड़ी को जरा सा छू कर देख लूं? टोटी जरूर लो। जैसे ही जादू की छड़ी चुड़ैल के हाथ में गई, वह तुरंत अपने असली रूप में आ गई और नित्या को एक हिरन बना दिया। तभी वहां मोटू पतलू आते हैं। सोनपुर में नित्या को खोजने पर उन्हें नित्या नहीं मिलती। फिर मोटू पतलू बहुत पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक चुड़ैल आई थी और नित्या का यह हाल कर दिया। फिर मोटू पतलू उस चुड़ैल के पास गए और बोले, तुम कितनी सुंदर हो। कौन तुम्हें चुड़ैल कहता है? लो ये फूल अपने बालों में लगा लो। जैसे ही चुड़ैल खुशी से हाथ आगे करती है, उसकी छड़ी नीचे गिर जाती है और तुरंत पतलू वह छड़ी उठाकर चुड़ैल को एक कौआ बना देता है। मोटू और पतलू वह छड़ी लेकर जाते हैं। फिर परी अपने रूप में आ जाती है और मोटू पतलू से कहती है, तुम लोग सच में बहादुर हो। और परी खुशी से मोटू और पतलू को समोसे देती है। पूरी नगर की सड़क, दोपहर का समय। मोटू और पतलू एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। सूरज सिर पर है। मोटू का चेहरा लाल हो रहा है, पसीने की धारें बह रही हैं। पतलू, तुम तो जानते हो, मेरा खाली दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। मुझे समोसे खाने हैं पतलू। जल्दी से मुझे समोसे नहीं मिले तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। इतनी भूख लगी है कि पेड़ की पत्तियां भी स्वादिष्ट लग रही हैं। मुझे समोसे मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया को बचा सकता हूँ पतलू। चलो पतलू, जल्दी चलो वरना मेरी आत्मा तुमसे नाराज हो जाएगी। और हाँ, चटनी के बिना समोसे मत लाना वरना क्राइम मास्टर गोगो बन जाऊंगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं चाय वाले भैया कहाँ हैं। जहाँ भी होंगे उनसे हम लोग समोसे लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? तब तो तुम ठीक हो जाओगे ना, और तुम्हारे अंदर एनर्जी भी आ जाएगी। तब फिर हम लोग डॉक्टर झटका के पास भी चलेंगे, देखेंगे उन्होंने क्या नया रिसर्च किया है। क्या ख्याल है तुम्हारा मोटू? और हम लोग खूब सारा मस्ती करेंगे। मोटू, तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। मोटू, चलो जल्दी साथ में चलते हैं। सुनकर इतना खुश हो गया कि खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। पेट की भूख जैसे अचानक ऊर्जा में बदल गई।
मोटू पतलू चाय वाले भैया के पास चले गए और चाय वाले भैया मोटू पतलू को देखकर खुश हुए और मोटू को समोसे दिए। फिर मोटू ने समोसे खाए। फिर फुरफुरी नगर से गुजर ही रहा था। वहां पर मोटू पतलू एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका कपड़ा फटा हुआ था, तबीयत भी खराब लग रही थी और बच्चे की हालत बहुत खराब लग रही थी। देखने में वो बच्चा ऐसा लग रहा था मानो कितने दिनों से भूखा है। क्या हुआ बच्चे, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या करते हैं? तुम्हारे कपड़े तो फट गए हैं, तुम मुझे देखने में भूखे लग रहे हो। तुमने खाना खाया? रुको, मैं और पतलू कुछ इंतजाम करते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैं ऐसे सड़क पर बैठा हूँ ताकि कोई मुझे खाने को दे दे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है भूख की वजह से। ऐसे कैसे मैं जी पाऊंगा इस दुनिया में? कोई बात नहीं बच्चा, हम लोग तुम्हारे खाने का इंतजाम करते हैं। चिंता मत करो, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। हम लोग कुछ करते हैं और यहीं पर बैठना। ऐसे ही हम और मोटू तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। रुको, हम और मोटू कुछ करते हैं। चलो मोटू, हम दोनों इस बच्चे के लिए कुछ खाने को ले आते हैं, वरना उसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। हाँ पतलू, तुम सही बोल रहे हो। हम दोनों को इसकी मदद करनी चाहिए और इसे कुछ खाने को देना चाहिए, वरना इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इतना ही सुनते ही मोटू पतलू वहां से जाने लगते हैं। एक सब्जी वाला अपना ठेला लेकर इधर उधर घूम रहा था। उसके पास और भी कुछ खाने का सामान था। वहां पहले से कुछ लोग जमा थे, तो मोटू पतलू भी वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद वो लोग वहां से कुछ खाने का ले लेते हैं, वो भी बच्चे की तबीयत ठीक कर दे, जैसे कुछ फल, गाजर और सेब और दाल चावल, जिससे उसका पेट भी भर जाए और उसकी तबीयत भी सही हो जाए। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए चावल, दाल और कुछ फल लाए हैं। इससे तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। और अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। पतलू अंकल, मैं आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों बहुत अच्छे हो और आप दोनों ही फुरफुरी नगर के हीरो हो। आज आप लोगों की वजह से मेरी तबीयत पहले जैसी हो जाएगी। धन्यवाद मोटू पतलू अंकल।